अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है और आज आपका बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि मेनली जो है आपका जो लेक्चर नंबर 2 प्रीवियस लेक्चर था उसी की आगे कंटिन्यूएशन है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ये है द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपकी बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लेवल जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक लेवल थे, मैंने आपको बताया था। आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हाईली जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। उनके जो लेवल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द सिंपल एंड टू द कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला जो हमारे पास बायोलॉजिकल लेवल आता है वो ये है कि हमारे पास सब एटॉमिक लेवल होता है। आपको पता है कि एटम से भी छोटे लेवल पे सब एटॉमिक लेवल आता है, हमने कल भी पढ़ा है। तो सबसे पहला जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पहला लेवल है वो है हमारे पास सब एटॉमिक। सब एटम्स के अंदर सब एटम्स के अंदर आपके पास आपको पता है कि न्यूट्रॉन्स आते हैं, प्रोटॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते होते हैं। यही जो सब एटम्स हैं आपके ये आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एटम बनाते होते हैं। और आपको पता है एटम कौन कौन से, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। और इसी तरह ये जो एटम्स हैं ये आप आपस में कंबाइन करते हैं और इस तरह ये देखें कि ये ऐसा ऐसा जो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो रही है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हो रही है। अब देखें कि ये जो सब एटम्स हैं जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो नेक्स्ट क्या बनाते होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते होते हैं। कल भी आपको मैंने बताया था। तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअली बनते कैसे हैं, यही एटम्स जो हैं वो आपस में जब मिलते हैं फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड तो उसको आप मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मोस्टली जो होते हैं आप जो भी अपने माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो भी आप मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे मोस्टली जो है उनके अंदर या तो कोवलेंट बॉन्ड होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है उसके अंदर। तो आपकी बुक में ये दो से लिखी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। इस तरह वाटर जो है, वाटर के अंदर भी जो बॉन्ड है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है वाटर के अपने मॉलिक्यूल के दरमियान और इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते होते हैं, एटम्स से मिलकर बनते हैं। और एटम्स जो हैं जो आपस में मिलते हैं जिस रिलेशनशिप के साथ, जिस बॉन्ड के साथ, वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है या वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। ये आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गए तीसरे लेवल पे। उसके बाद आपके क्या होता है, यही मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में अरेंज होते हैं और अरेंज होके एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं जिसको आप कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका बेसिक जो है वो ये है, ये सेल के अंदर जो है ये आपको सेल से पहले मिलते हैं। तो ये सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितना भी काम होता है, जितनी भी लेबर होती है उसको डिवाइड करते होते हैं। तो और जो ऑर्गेनाइज होते हैं इसको आप कह सकते हैं कि क्या करते होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करते होते हैं। अब आपकी इसका एग्जांपल मैंने कल आपको बता दिया था। इसके एग्जांपल के अंदर आपके पास गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। ये जो गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये क्या करते होते हैं, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सेल के सेंटर के अंदर बिल्कुल न्यूक्लियस होता है और उसके बाद जितना भी चीज पड़ी होती है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये जो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जो न्यूक्लियस इटसेल्फ जो है ये एक ऑर्गेनेल है और वो भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको आप कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर मैं सेल की ये स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो आपको पता है बिल्कुल ये आपके पास पर ड्रा भी हुआ हुआ है कि सबसे बाहर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद क्या आता है, ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म है और उसके बाद क्या आता है, न्यूक्लियस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सेल में कहां होते हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो सेल के अंदर कंटेन्ड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंटेन्ड होते हैं। तो उस सब को क्या कहते हैं, आप ऑर्गेनेल्स कहते होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो खुद भी एक ऑर्गेनेल है और उसी के अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब जो है अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपको डिफरेंट आपने डिवाइडेशन की थी। इसमें सबसे पहले माइक्रो आते हैं, आपने कल पढ़ा था, जिसके एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। उसके बाद मैक्रो है जिसके अंदर आपके पास बड़े मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जैसे कि स्टार्च हो गया, जैसे कि प्रोटीन्स होगी। उसके बाद आज जो है वो दो नेक्स्ट है वो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपको पता है, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठे जो है मौजूद हों, अलग-अलग नहीं इकट्ठे मौजूद हों तो उसको आप कहते हैं ऑर्गेनिक। जैसे कि आपके पास C6H12O6 वही एग्जांपल बार-बार आपको देता हूं ग्लूकोज की। अब ये देखें ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल भी है और साथ में एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में मौजूद है, उनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है और इनका होना बैक वक्त किसी भी मॉलिक्यूल में जरूरी है अगर आप उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं।
अब इसके बाद क्या है, आपके पास दूसरे जो बचते हैं वो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठे मौजूद नहीं होते। जैसे कि आपके पास एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की है, इसके अंदर कार्बन है लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोजन है लेकिन इसके अंदर कार्बन नहीं है। तो ये जब दोनों इकट्ठे होंगे कार्बन और हाइड्रोजन तो उसको आप कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यही ऑर्गेनिक, यही माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनिक लेवल बनाते हैं। एग्जांपल आपको बता दी है। अब जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इसकी तादाद डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट होती है। अब आपको पता है मेनली जो होते हैं वो दो तरह के सेल होते हैं, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। यूकेरियोट्स वो वाले सेल होते हैं जो कि मतलब कि उसके बाहर जो है मेम्ब्रेन मौजूद होती है और उसके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मौजूद होती है। The cell which have definite membrane are called eukaryotes and the cell that don't have definite membranes that are called prokaryotes. तो आपके पास जो यूकेरियोट्स हैं उसकी एग्जांपल आपके पास प्लांट सेल की है, एनिमल सेल की है। अब आप प्लांट सेल के अंदर देखें तो इसके अंदर एक सेल वॉल भी मौजूद है, इसके अंदर क्या है सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है। जबकि आप एनिमल सेल की तरफ आए तो एनिमल सेल के बाहर बिल्कुल बाहर आउटर मोस्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो ये दोनों जो सेल्स हैं ये देखें इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी है और इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, इसके बाहर सेल वॉल भी है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी है और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर डेफिनेट मेम्ब्रेन्स मौजूद हो, थैलिया मौजूद हो, चिली मौजूद हो, उसको आप कहते हैं यूकेरियोट सेल। ठीक है, ट्रू सेल कहते हैं उसको, सच्चे वाला। और जो सेकंड वाला है आपके पास वो है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट जो है इसके अंदर आपको क्या है एक मेम्ब्रेन मिलेगी, वो भी बिल्कुल बाहर वाली होगी जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कभी-कभी वो भी नहीं होती। तो और इसके अलावा जो उसके अंदर है उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अब इसका जो है वो न्यूक्लियस नहीं है। जबकि अगर आप यूकेरियोट के अंदर देखें तो यूकेरियोट के अंदर यहाँ पे भी क्या है, इसके न्यूक्लियस मौजूद है, उसकी मेम्ब्रेन मौजूद है, इसका भी न्यूक्लियस मौजूद है, इसकी मेम्ब्रेन भी मौजूद है। लेकिन जब आप प्रोकैरियोट्स की तरफ आते हैं तो इसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। इसका जो मटेरियल है, जो इसके क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होते हैं। तो ऐसे सेल्स को आप क्या कहते होते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते होते हैं। अब जो ऑर्गेनेल्स हैं इनकी तादाद डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट होती है। बात जो है सेल्स के अंदर, अब जब आप प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट जो है वो बहुत ही सिंपल है। ये वाले सेल्स हैं ये बहुत ही सिंपल है। इसकी एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई कुछ होगी, ये सारे के सारे वो सेल्स हैं जो कि क्या है प्रोकैरियोट हैं, बहुत ही सिंपल हैं। और इन सेल्स के अंदर जो है ऑर्गेनेल्स जो है वो भी क्या होते हैं, कम मिकदार के अंदर होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा अगर आप इसका क्या करें, आप डिफरेंशिएट करें इसको या फिर आप इसका कंपैरिजन करें यूकेरियोट्स का और प्रोकैरियोट्स का, तो ऑर्गेनेल्स अगर दोनों में देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेल्स कम होती है और जो आपके यूकेरियोट सेल्स होते हैं उसके अंदर ज्यादा मिकदार के अंदर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है वो आपके पास ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। और इन सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनेल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो क्या करते होते हैं, वो खुद करते होते हैं, डिवाइड करते हैं लेबर को। तो आप कह सकते हैं कि एक फैक्ट्री के अंदर या एक कोई फैक्ट्री के अंदर जो लेबर है, जो काम करने वाले, जो मजदूरी है वो अच्छी कौन कर रहे होते हैं, वो ऑर्गेनेल्स लेवल पे हो रही होती है। अब जो है आप लोगों ने पढ़ लिया, हमने सेल लेवल पे पहुंच गए हैं। तो ये सेल लेवल आपको पता है आपके 5वें नंबर तक आता है। कल हमने सिर्फ इसका ओवरव्यू लिया था, आज की डिटेल के अंदर हम गए हैं। तो ये सेल जो है ये 5वें नंबर पे है। आप इससे पहले आपके पास क्या होती हैं, ऑर्गेनेल्स आती हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, सब एटम्स आते हैं और सब एटॉमिक आते हैं। अगर आपको सेल्स की एग्जांपल दी जाए तो एग्जांपल जो है आपको दो तरह की देंगे। एनिमल के अंदर आपके पास मसल सेल की एग्जांपल हो सकती है, नर्व सेल की एग्जांपल हो सकती है और प्लांट्स के अंदर आपके पास जाइलम हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है। तो सेल्स तो बहुत हैं लेकिन ये कुछ सेल के नाम हैं जो कि अपना डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मसल सेल की, तो मसल सेल का काम क्या होता है, कंट्रैक्शन। इन्होंने क्या करनी होती है, हरकत करनी होती है, मूवमेंट करनी होती है। तो डिफरेंट तरह के जो हैं वो सेल्स होते हैं। अब जो नर्व सेल है इसका काम क्या होता है, इसका पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी जो ट्रांसमिशन होती है इंपल्स की, प्रोग्राम्स की, इंफॉर्मेशन की, वो किसके थ्रू होती है, वो नर्व सेल के थ्रू होती है। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो है एग्जांपल सेल की वो कौन कौन सी है, जाइलम है।
जाइलम का काम क्या होता है, ये वाटर जो होता है उसकी कंडक्शन करता है, पौधे के अंदर होता है, नीचे से ऊपर पानी को लेके जाता है। और इसके अलावा क्या है, फ्लोएम जो है इसका काम क्या होता है कि पौधे के अंदर जितनी भी खुराक है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जैसे कि उसकी जितनी भी फूड होती है उसको ट्रांसलोकेट करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता होता है। तो अगर आपके पास सेल कैसे बनता होता है, ये ऑर्गेनेल्स जब आपस में मिलके इकट्ठे मिलके जब एक ही तरह का फंक्शन कर रही होती है तो उसको कहते होते हैं सेल। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गेनेल्स इट मेक्स द सेल, द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल। तो सेल से अगर हम नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएं तो आपको पता है नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है टिश्यू। अब टिश्यू क्या है, सिंपल वही जो सेल्स हैं जिनका एक ही तरह का फंक्शन है, जब ये आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते होते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू के लिए लाजमी है कि सेल जो है वो ज्यादा मिकदार के अंदर होने चाहिए और उनका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि अगर आप समझे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मसल है और एक तरफ हमारे पास नर्व सेल है, तो अगर हम मसल्स को, बहुत सारे मसल के सेल को और बहुत सारे नर्व के सेल को आपस में मिला देंगे तो उसको हम टिश्यू नहीं कहेंगे। तो टिश्यू किसको कहते हैं कि अगर मसल सेल जो है वो मसल सेल के साथ ही मिले, ठीक है, चाहे उसी की तरह का काम कर रहा हो, तो उस वक्त आप उसको टिश्यू कहते होते हैं। इसी तरह नर्व सेल जो होता है जब अपनी ही तरह के किसी और नर्व सेल के साथ मिलता होता है तो वो क्या करता होता है, टिश्यू बनाता होता है। तो टिश्यू के अंदर क्या होता है, वही सेल्स का मजमुआ होता है, इकट्ठे होते हैं, अकोमोडेट होते हैं और वो क्या करते होते हैं, अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। अपना जो इनको फंक्शन जो है सेल्स को दिया गया है वो इकट्ठे होकर क्या करते होते हैं, टिश्यू की फॉर्म में करते होते हैं। तो टिश्यू के अंदर आपके पास एग्जांपल क्या है, यही सेल के नाम आप याद कर लें, इसी के साथ आप अपने टिश्यू लगा देना। फॉर एग्जांपल आप मसल सेल है, तो अगर बहुत सारे मसल सेल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मसल टिश्यू। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू, तो आपको पता है जो मसल सेल का है मूवमेंट, तो ये मूवमेंट के अंदर जो है वो काम करते हैं। एक एग्जांपल हो गई। और अगर नेक्स्ट आपके पास है नर्व सेल, अब जब नर्व सेल जो है वो एक से ज्यादा आपस में मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, आपके पास नर्व टिश्यू बना देंगे, यानी कि नर्वस टिश्यू बना देंगे आपका। तो नर्वस टिश्यू के अंदर क्या होता है, एक ही तरह के नर्व सेल्स आपस में अकोमोडेट होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, यानी कि पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, ट्रांसमिशन। तो अगर आप इसी तरह प्लांट सेल के अंदर बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जाइलम सेल है और जब जाइलम सेल्स आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे, जाइलम टिश्यू बनाएंगे। और इसी तरह आपके पास जो है फ्लोएम सेल जो है जब वो आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, फ्लोएम टिश्यू। और इसी का इनका फंक्शन भी, इन टिश्यू का फंक्शन भी जो है वो सेम है जो उनके सेल का है। जैसे कि जाइलम, जो अगर जाइलम की बात करें तो इसका काम क्या होता है, ये वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर आप बात करें फ्लोएम की तो ये फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। The transport of water is conducted by xylem and the translocation or transport of food is called through the phloem tissue। तो वो वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो आपकी phloem tissue से थ्रू होती है आपकी। तो वो आपके अंदर फूड कौन सी, प्लांट्स के अंदर फूड कौन कौन सी हो सकती है, उसका स्टार्च हो सकता है, उसके अंदर ग्लूकोज हो सकता है। वो आपको पता है जो लीव्स होते हैं वो लीव्स बनाते होते हैं और उस लीव से वो पूरे प्लांट के अंदर जहां जहां मूव करता है, जिसके थ्रू मूव करता है उसको आप कहते हैं फ्लोएम टिश्यू। और वाटर आपको पता है रूट्स से जो है वो प्लांट क्या करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है और उस जो है वाटर को वो नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो ये वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या करती होती है, वो इस जाइलम के थ्रू होती है। तो ये आपका आज का जो है वो टॉपिक टिश्यू तक है। तो आपने याद रखना है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आपसे पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी इसके आप डिटेल याद करेंगे, अलग से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे भी आ सकता है, लेकिन ये 2 लाइनों का है, इतना पॉसिबल नहीं क्या है। इसके बाद आपका मॉलिक्यूलर लेवल आता है, तो ये आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है जब एटम्स आपस में मिलते हैं कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू तो उसको कहते हैं आप मॉलिक्यूल्स। अब इनके टाइप्स कितनी हैं, माइक्रो है, मैक्रो है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के अंदर आपके पास कौन कौन से आते हैं, प्रोटीन्स आती हैं, आपके पास अमाइनो एसिड्स आते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये जिससे मिलकर बने होते हैं उसको कहते हैं अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड क्या है, ये बहुत ही छोटे से स्ट्रक्चर हैं, जो बहुत से छोटे जो हैं आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनाते हैं।
उसके बाद फैटी एसिड है, जितनी भी फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, उनको आप कहते हैं। और एटीपी जो है ये आपके सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ये सारे के सारे ऐसे जिनके अंदर आपके पास फास्फेट भी मौजूद होता है और आपके पास बेस, नाइट्रोजन बेस भी मौजूद होती है। तो ये आपके पास एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी जो है, एनर्जी का काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है, जिस पैकेट की सूरत में स्टोर होती है, उसको आप एटीपी कहते हैं। ये भी ऑर्गेनिक है। एटीपी जो है ये यही एटीपी है, लेकिन इसकी एनर्जी कम होती है। इसके अंदर 3 फास्फेट है, ट्राइफॉस्फेट, इसके अंदर 2 फास्फेट है, डाइफॉस्फेट, ये है एडीपी। और एएमपी जो है ये इसी का है, यही एटीपी के अंदर से अगर 2 निकाल दी जाए और सिर्फ एक अगर फास्फेट रह जाए तो उसे कहते होते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब क्या होता है 3। और इनऑर्गेनिक के आपके लिए आपके पास वही माइक्रोमर आ जाते हैं जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है और आपके क्या है वाटर है। उसके बाद यही मॉलिक्यूल्स आपसे मिलते हैं और ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, जिसके अंदर आपके गोल्जी एपेटाइटिस आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया। फंक्शन क्या क्या है? गोल्जी एपेटाइटिस का क्या काम होता है? ये पूरे का पूरा जो है ये सेल के अंदर मौजूद होता है और ये गोल्जी एपेटाइटिस जो है ये आपको एक तरह की सपोर्ट भी देता होता है सेल को। उसके बाद आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता होता है सेल को, पावर हाउस है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये क्या करता होता है? फोटोसिंथेसिस करता होता है। और आप अगर ऑर्गेनेल्स का जो है वो अगर आप उसकी तादाद देखें तो वो क्या होती है? लिमिटेड नंबर इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर इसकी मिकदार कम होती है और अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें तो उसके अंदर इसकी तादाद ऑर्गेनेल्स की ज्यादा होती है। तो प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर जो है ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती, ये आपका क्या है? प्रोकैरियोट्स है। और यूकैरियोट कौन से होते हैं? जिनके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ये आपके दोनों सेल्स जो हैं ये वाले, ये यूकैरियोट्स हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेल्स ज्यादा मिकदार में होती है। अब ये ऑर्गेनेल्स जो हैं ये क्या करती होती हैं? काम को डिवाइड करती हैं सेल के अंदर, और ये जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती होती हैं? सेल बनाती हैं। अब सेल के अंदर आपके एग्जांपल जो है वो एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं। एनिमल के अंदर आपके पास मसल सेल आ जाता है, नर्व सेल आ जाता है। और अगर प्लांट्स की बात करें तो उसके अंदर आपके पास जाइलम सेल आ जाता है, फ्लोएम सेल आ जाता है। और जब यही जो है आपके सेल्स जिनका सेम फंक्शन होता है, जब आपस में कंबाइन करते हैं, अकोमोडेट करते हैं और उसी फंक्शन को ज्यादा एफिशिएंसी के साथ करते हैं, तो उसको आप टिश्यू कहते होते हैं। तो टिश्यू के अंदर क्या होता है? आपके पास फॉर एग्जांपल मसल टिश्यू हो गया, और मसल टिश्यू का फंक्शन क्या है? मूवमेंट। और अगर आप नर्वस टिश्यू की बात करें तो इसका काम क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आप जाइलम की बात करें तो जाइलम का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और अगर आप फ्लोएम की बात करें तो इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो आज का हमारा जो तीसरा लेक्चर है वो मेनली बस इसी टिश्यू तक का था। अब आप नेक्स्ट लेवल जो ऑर्गेनाइजेशंस के हैं वो हम आगे वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।